गरीब बहू का रजवाड़ा ससुराल। बेलापुर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में पली बढ़ी प्रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी हिम्मत उसे कहां ले जाएगी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी उनके जीवन का अटूट हिस्सा थी, पर प्रिया के पास एक अनमोल दौलत थी और वो था उसका साफ दिल, जो दया, ईमानदारी और प्रेम से भरा था। उसकी आंखें हमेशा चहकती थी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। क्या हुआ काकी? बिटिया, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलो काकी, अभी तो आपको मेरी शादी में ठुमके भी लगाने हैं, वो भी चश्मा पहनकर। आप थोड़ी देर रुको बस, मैं अभी आई। ऐसा कहकर प्रिया जल्दी से पास के जंगल में गई और वहाँ से जड़ी बूटी तोड़ कर ले आई, जिससे उसने दवाई बनाकर काकी के घुटनों पर लगाई। जुग जुग जियो बेटी, अब तो मेरे घुटनों में ऐसी जान आई है कि अब तू शादी कर देख, कैसे मैं ठुमके लगाकर रंग जमाती हूँ तेरे ब्याह में। ऐसे दिन बीतते गए। फिर एक रोज गांव में एक बड़े शहर से कुछ लोग आए। वे राजघराने से थे, जिनके पास खूब धन और सदियों पुरानी शान शौकत थी। वो कुछ उस गांव के रिसोर्ट में रुके, जहां उनके बेटे आदित्य को गांव के सादे जीवन और प्रिया की सादगी ने आकर्षित किया। कुछ मुलाकातों के बाद आदित्य ने प्रिया से विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रिया के माता पिता हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राजा का बेटा उनकी गरीब बेटी से शादी करना चाहता है। बेटा, हम तो साधारण लोग हैं, हमारी बेटी तुम्हारे राजघराने में कैसे रह पाएगी? अंकल, मुझे प्रिया की सादगी और उसके संस्कार पसंद आए। धन दौलत से रिश्ते नहीं बनते, दिल से बनते हैं। बहुत सोच विचार के बाद प्रिया के माता पिता ने हाँ कर दी। प्रिया का दिल खुशी और डर दोनों से भरा था। वो एक नई दुनिया में कदम रखने वाली थी। विवाह संपन्न हुआ। प्रिया अपनी पुरानी सूती साड़ी में एक विशाल महल के द्वार पर खड़ी थी। ये महल नहीं, एक सपना था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह प्रिया, क्या किस्मत पाई है तूने, इतने बड़े महल में तो हमारा पूरा गांव बस जाए। वहीं महल के द्वार पर राजमाता राजेश्वरी देवी, आदित्य की माँ, एक शाही अंदाज में खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक कठोरता थी जो उनकी सदियों पुरानी परंपरा और गरिमा को दर्शाती थी। स्वागत है बहू, आशा करती हूँ तुम इस घर की मर्यादा और परंपरा को समझोगी। प्रिया ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। शुरुआती दिन प्रिया के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। महल के नियम, रीति रिवाज, खाने पीने का तरीका, यहाँ तक कि बोलने का लहजा भी अलग था। उसे हर छोटी बात पर टोका जाता। बहू रानी, तुम कैसे बैठी हो? राजघराने की बहुएं हमेशा सीधी और गरिमा से बैठती हैं, सलीके से बैठो। जी माँ जी। ऐसे ही अगले दिन प्रिया अपने मायके की साड़ी पहनकर बाहर आती है। देवरानी जी, आपने कैसी घटिया साड़ी पहनी हुई है, इससे हमारी राजघराने की शोभा कम हो जाएगी। जाओ और बढ़िया बढ़िया पोशाक और गहने पहनो। हमने नौकरों से कहकर आपके कमरे में रखवा दिए हैं। अपनी जेठानी की बात मानकर अब प्रिया वो भारी भरकम कपड़े पहन लेती है, लेकिन रजवाड़ी खानदान के भारी कपड़े और गहने पहनकर वो एक हफ्ते में ही थक गई। इतने भारी कपड़ों में तो अब घुटन होने लगी है। उफ, रात को सोते वक्त भी यही पहनो। सारा दिन मर्यादा में उस महल में रहना अब उसे कुछ ही दिनों में खटकने लगा। प्रिया को लगा जैसे वो एक पिंजरे में बंद हो गई है। उसे अपने गांव की खुली हवा, अपनी झोपड़ी की सादगी याद आती। रात को वो चुपचाप रोती है तो आदित्य उसे दिलासा देता है। प्रिया, हिम्मत रखो, माँ थोड़ी सख्त है, पर उनका दिल बुरा नहीं है, उन्हें बस समय चाहिए तुम्हें समझने के लिए। आदित्य, मुझे लगता है मैं राजघराने लायक नहीं हूँ। मैं यहाँ फिट नहीं बैठती, मुझे कुछ भी नहीं आता, सब हंसते हैं मुझ पर। कोई नहीं हंसता प्रिया, तुम सबसे अच्छी हो, तुम सीख जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजेश्वरी देवी को प्रिया की सादगी और विनम्रता तो पसंद थी, पर उसकी गरीबी उन्हें खटकती थी। उन्हें लगता था कि प्रिया उनके राजघराने की शान के लायक नहीं है। एक दिन महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। दूर दूर से मेहमान आने वाले थे। राजमाता ने प्रिया को रसोई में बुलाया। प्रिया, आज तुम्हें रसोई की जिम्मेदारी संभालनी है। देखो, हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। नई बहू को ही सब मेहमानों का खाना बनाना पड़ता है। कम से कम 500 लोगों का खाना तैयार करो। 500 लोगों का, यानी पूरे गांव के लोगों का? प्रिया के हाथ पैर फूल गए। उसने कभी इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था। वो सिर्फ दाल रोटी और गांव की साधारण सब्जियां बनाना जानती थी। माँ जी, मैं कैसे कर पाऊंगी? मुझे इतनी शाही डिशें बनानी नहीं आती। राजघराने की बहू हो तो सीखना पड़ेगा, या तो सीखो या फिर। राजमाता ने अपनी बात पूरी नहीं की, पर प्रिया समझ गई ये उसके लिए एक अग्नि परीक्षा थी।
आदित्य ने उसे हौसला दिया, पर वो खुद भी चिंतित था। आप ही माँ को समझाइए ना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता प्रिया, जो माँ का हुक्म है अब वो मानना पड़ेगा। सहमी हुई सी प्रिया रसोई में गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आई। खाना दिल से बनता है बेटी, उसमें प्यार और लगन हो तो स्वाद अपने आप आ जाता है। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसने शाही डिशें बनाने की कोशिश की, पर साथ ही उसने अपनी माँ से सीखी हुई एक साधारण दाल और एक गांव की सब्जी भी बनाई, जिसमें उसने अपने दिल का सारा प्यार उड़ेल दिया। कम से कम ये तो मैं अच्छे से बना सकती हूँ। आज शाही खाने के साथ सबको देशी खाना भी खाना होगा। प्रिया पूरी तैयारियों में लग गई। भारी सी पोशाक और गहने पहनकर उसे रसोई में ही सुबह से शाम हो गई। फिर शाम को सब मेहमान आए तो भोज शुरू हुआ। मेहमानों ने शाही पकवानों की तारीफ की, पर जब प्रिया की बनाई हुई दाल और सब्जी परोसी गई तो सब हैरान रह गए। एक बुजुर्ग मेहमान जो कई राजघरानों के भोज में शामिल हो चुके थे, उन्होंने कहा, ये दाल और ये सब्जी, इसमें एक अलग ही स्वाद है। ये शाही पकवानों से भी बढ़कर है। इसमें घर जैसा स्वाद है जो आजकल मिलता ही नहीं। राजमाता ने खुद दाल चखी। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें अपनी माँ के हाथ की दाल याद आ गई, जो वो बचपन में खाया करती थी। वो स्वाद, वो सादगी, वो अपनापन। भोज के बाद राजमाता ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। प्रिया डरी हुई थी। उसे लगा कि कोई गलती हो गई है। प्रिया, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। उस दाल में तुम्हारी माँ के हाथों का स्वाद था। उसमें सादगी थी, पर बहुत ही अच्छी बनी थी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब राजमाता ने उससे इतनी नरमी से बात की थी। माँ जी, मैंने तो बस वही बनाया जो मुझे आता था। मैंने उसमें अपना सारा प्यार डाल दिया। हाँ, और यही तो सबसे बड़ी दौलत है। मैंने तुम्हें गलत समझा प्रिया। मैंने सोचा कि तुम हमारे राजघराने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं था, पर आज तुमने साबित कर दिया कि संस्कार और दिल की अमीरी सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया। तुमने इस महल को सिर्फ एक घर नहीं, एक परिवार बना दिया है प्रिया। आज तुम्हारे कारण रजवाड़े महल के भोज की तारीफ दूर दूर तक हो रही है। तुम इस महल की असली महारानी हो। आदित्य जो चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। प्रिया ने राजघराने की शानो शौकत को नहीं बदला था, बल्कि उसने उसमें अपने प्यार, सादगी और संस्कारों के रंग भर दिए थे। उस दिन के बाद गरीब बहू का रजवाड़ा ससुराल सचमुच उसका अपना घर बन गया, जहां धन दौलत से बढ़कर रिश्तों की अहमियत थी। क्या हुआ मेरी जान, यूं मुंह लटका कर क्यों बैठी है? कुछ नहीं निधि, अगर तुझे बताऊंगी तो तू हंसेगी। अब बताएगी भी। मुझे ना अर्जुन से प्यार हो गया है, लेकिन वो गरीब घर से है। छी, तू क्या है यार, तुझे प्यार करने के लिए वही लड़का मिला था। उस जैसे गरीब लड़के को तो मैं नौकर भी ना रखूं। हाँ, माना कि दिखने में हैंडसम है, लेकिन फिर भी यार हमारे लेवल का नहीं है। तुझे कभी प्यार नहीं हुआ ना, तू इसलिए ऐसा कह रही है। मैं तो कहती हूँ तू उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कहाँ तो इतने बड़े बिल्डर की बेटी और कहाँ वो मामूली सी नौकरी करने वाला। तू नहीं समझ रही, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, फिर चल अभी उससे जाकर कह दे। निधि सुप्रिया को लेकर अर्जुन के पास जाती है। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। तुम इतनी अमीर लड़की को मना कर रहे हो अर्जुन, इसे तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो। मुझे अमीर लड़की नहीं चाहिए। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी थोड़ी सी कमाई से भी खुश रख सकूं। और जानती हो सुप्रिया मैडम, मैं एक मिडिल क्लास घर में रहता हूँ, जहाँ साधारण सा खाना पीना होता है, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कुछ और। क्या तुम ऐसे रह पाओगी? ये सुनकर सुप्रिया घबरा गई। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। मैं नहीं कर सकती इतने गरीब लड़के से शादी। देखा नहीं थी, गरीबी का नाम सुनकर ही वो पीछे हट गई। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम मुझ जैसे गरीब से शादी कर सकती हो? तुम भी तो इतनी अमीर हो। बात निधि के स्वाभिमान की थी और वहाँ और भी कई लोग थे। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। और ये रही लिपस्टिक, अब इससे मेरी मांग भरकर सबके सामने मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने उस लिपस्टिक से ही उसकी मांग भर दी और वहाँ से जाने लगा। निधि भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाने लगी। तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ रही हो? अभी कुछ देर पहले तो तुमने मेरी मांग भरी, उस हिसाब से अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही तो रहूंगी। एक बार फिर सोच लो निधि। अब तो सोच लिया, और ये सब तुम्हें मेरी मांग भरने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम्हारी नाक में दम न कर दूं तो कहना। चलो देखते हैं कौन किसकी नाक में दम करता है। निधि अर्जुन के साथ उसके घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपनी सास को बताई। अब शादी चाहे जिस भी हालात में हुई हो, लेकिन ये अब इस घर की बहू है। बहू, आज से वो वाला कमरा तुम्हारा है। अगली सुबह निधि सोकर उठी तो उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, नाश्ता मैं बाद में करूंगी।
यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ खुद ही चाय बनानी पड़ेगी। चलो उठो और जाओ और खुद जाकर कॉफी बनाओ। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। निधि रसोई में गई और चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डालकर ले आई। जैसे ही सबने चाय पी, छी भाभी, ये आपने कैसी चाय बनाई है? क्या तुम्हें चाय तक बनानी नहीं आती? हाँ नहीं आती, क्योंकि वहाँ सब काम मेरे घर के नौकर करते हैं। खाना बनाने के लिए अलग, साफ सफाई के लिए अलग, घर के हर काम के लिए अलग अलग नौकर। ये सुनकर सब चौंक गए कि उनके घर इतनी अमीर बहू आई है। फिर उसकी सास बोली, बहू कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चाय बनाना सिखा दूंगी। हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, इसलिए सारे काम हम सब मिलकर करते हैं। घर में सभी उसका खूब ख्याल रखते, लेकिन निधि थी कि वो तो जानबूझकर बस नुकसान पर नुकसान करती रहती। लेकिन अमीर घर से आई बहू ना तो वहां चैन से सो पाई और ना खा पाई, जिस कारण निधि की तबीयत बिगड़ गई। कई दिन बीत गए लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। देखिए, इनकी आंतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गए, जो आसानी से ठीक नहीं होगा। उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। निधि ने देखा कि सभी उसकी बड़ी चिंता कर रहे हैं। उसने अपनी सास सरला को अर्जुन से बात करते हुए सुना, माँ, बड़े हॉस्पिटल में दिखाने लायक हमारे पास पैसे कहाँ हैं? लेकिन इलाज करवाना भी तो जरूरी है, अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। नहीं माँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो इस घर की इज्जत है। लोग तो यही कहेंगे कि अमीर बहू का ख्याल नहीं रख पाए। मैं कहीं से पैसे उधार लेकर देखता हूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैं ये घर बेच दूंगा। लेकिन ये तो तेरे बाबा की आखिरी निशानी है ना? हाँ माँ, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सब सुनकर निधि को बड़ा दुख हुआ। वो देख रही थी कि सब उसे कितना प्यार करते हैं। तभी वो अचानक से बेहोश हो गई। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है। अर्जुन जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। वो अपना घर बेच देता है और उसका इलाज करवाता है। निधि का इलाज होता है और वो कुछ दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाती है। अस्पताल से लौटकर जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका ससुराल एक झोपड़ी में बदल चुका है। अर्जुन, हमारा घर? अब हमें यहीं रहना होगा निधि। निधि को समझते देर नहीं लगी कि उसके इलाज की खातिर अर्जुन ने अपना घर बेच दिया है, जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो सबके साथ उसी झोपड़ी में रहने लगती है। कुछ दिन बाद अर्जुन का जन्मदिन था और निधि उसे कुछ ऐसा देना चाहती थी जिसे देख अर्जुन का चेहरा खिल उठता। कुछ दिन बाद, चलो तो अर्जुन, चलिए माँ जी, ननद जी, आप सभी अपनी आंखें बंद रखिएगा। ओफो, ये क्या बचपना है निधि, अब तो आंखें खोलने दो। अब सब अपनी आंखें खोलो। वो सब अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने अर्जुन के जन्मदिन का केक रखा हुआ था और घर को सजाया हुआ था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो सब ये देखकर थे कि वो सब उसी घर में खड़े हैं जो उन्होंने बेच दिया था। ये सब मेरे पतिदेव का जन्मदिन का तोहफा। इसका मतलब मेरी अमीर बहू ने अपना ससुराल खरीद डाला। आप सब मेरे लिए इतना कर सकते हो तो क्या मैं इतना सा नहीं कर सकती? उस रोज मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उनकी इकलौती बेटी होने के नाते सब कुछ मेरा ही था। मैं पैसे से तो बहुत अमीर हूँ, लेकिन प्यार में उतनी ही गरीब। मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं था। यहाँ आकर मैंने जाना कि प्यार क्या होता है और घर किसे कहते हैं। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे सचमुच में तुमसे प्यार हो गया। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगा हूँ बहुत निधि, तभी तो अपनी जान से प्यार है। अपने इस घर को, जो कि बाबूजी की आखिरी निशानी थी, उसे बेचने के लिए तैयार हो गया था। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी प्यार से रहने लगे।